आपका पहला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपको ऑप्शन है ए हवेन सांग, बी मेगास्थनीज, सी इत्सिंग, डी फायान। आपका सही जवाब होगा बी मेगास्थनीज। आपका उत्तर होगा मेगास्थनीज एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटा का राजदूत था जो 302 ईसा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हुइनसांग यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह 630 से 643 तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हुइनसांग के भ्रमण वृत्तांत को सीकरू की नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म एवं राजनीति का उल्लेख है। इत्सिंग इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। आपका दूसरा सवाल है, शून्य की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी आर्यभट्ट। आपका उत्तर होगा शून्य का आविष्कार किसने और कब किया? यह आज तक यह जानकारी छुपी हुई है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से ये दावा करते रहे हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में किया गया था। कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। उसके बाद ही यह दुनिया में प्रचलित हुई, लेकिन अमेरिका के एक गणितज्ञ कहना है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ था। अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्जेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा है और कहा जाता है कि सर्वनंदी नामक दिगंबर जैन मुनि द्वारा मूल रूप से प्रकृत में रचित लोकविभाग नामक ग्रंथ में शून्य का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में दशमलव संख्या पद्धति का भी उल्लेख है और यह उल्लेख सन 498 में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेता आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय संख्यास्थान निरूपणम में कहा है और सबसे पहले भारत का शून्य अरब जगत में सिफर अर्थ खाली नाम से प्रचलित हुआ, लेकिन फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि से होते हुए इसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। आपका तीसरा सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी सैयद अहमद खां, सी वीरेंद्रनाथ टैगोर, डी जेम्स हिकी। आपका सही जवाब होगा डी जेम्स हिकी। आपका उत्तर होगा भारत का पहला अखबार 29 जनवरी सन 1780 को छपा। यह भारत का पहला स्वतंत्र विचारों से पूर्ण अखबार था जो अंग्रेजी भाषा में था। इस अखबार का संपादन ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी जेम्स ऑगस्ट हिकी ने कलकत्ता से किया, जो हिकी बंगाल गजट या बंगाल गैजेटियन के नाम से था। आपका चौथा सवाल है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी राम मनोहर लोहिया, सी मंसूर आलम, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आपका सही जवाब हो बी राम मनोहर लोहिया। आपका उत्तर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में, वर्तमान अंबेडकर नगर जनपद अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेकों विषयों पर अपने विचार, लेख एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की। उनकी कुछ रचनाएं हैं अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति, कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनहगार आदि। आपका पांचवा सवाल है, भारत के प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1961 में, सी 1972 में, डी 1976 में। आपका सही जवाब हो
गाए। 1951 में आपका उत्तर होगा। भारत में खनन उद्योग एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 2.2% से 2.5% तक होता है। हालांकि कुल औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यह जीडीपी में 10% से 11% के आसपास योगदान देता है। आपका छठवां सवाल है, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है। आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा डी छत्तीसगढ़। आपका उत्तर होगा। देश में एकमात्र टिन उत्पादन वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टिन अयस्क, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में प्राप्त होता है। आपका सातवां सवाल है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए घूमर, बी गीदड़, सी थेर, डी तेरापतांगली। आपका सही जवाब होगा बी गीदड़। आपका उत्तर होगा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है। गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ची नगाड़ा बजाता है। इसके साथ ही नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। यह नृत्य सुजानगढ़, चुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ची नगाड़ा बजाता है। इसके साथ ही नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। यह नृत्य सुजानगढ़, चुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। प्रहलाद की स्थापना, डांडा रोपना के बाद यह नृत्य शुरू हो जाता है। आपका आठवां सवाल है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। आपका ऑप्शन है ए सिंधी, बी प्राकृत, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। आपका सही जवाब होगा डी ब्राह्मी। आपका उत्तर होगा। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। आपका नौवां सवाल है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी इंडो ईरानी, डी सिंधी। आपका सही जवाब होगा बी गुरुमुखी। आपका उत्तर होगा। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि ज्यादातर भारत में और शाहमुखी लिपि ज्यादातर पाकिस्तान में लिखी जाती है। इसके अलावा पंजाबी लिखने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। अब यह सवाल आपके लिए, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है ए 1968, बी 1986, सी 1992, डी 1996। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।